हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज लोअर पीसीस की परीक्षा जो समाप्त हुई है और सभी भाइयों ने जो है छात्रों ने लोअर पीसीस की परीक्षा दी है। और आप लोग जिन्होंने भी लोअर पीसीस की परीक्षा दी, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आज का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। और आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो कि 2026 यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। तो यहाँ से हम आपको आपके लिए 2 महीने का जो हमारा टारगेट है, 2 महीने में हम आपको सारे विषयों के जो भी जितने भी जीएस के सेगमेंट हैं, बीच बीच में हिंदी की भी क्लास आप लोगों के लिए करवाएंगे। और जितने भी मतलब जीएस के सेगमेंट हैं उनको हम यहाँ पर करवाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये। जितने भी क्लास यहाँ पर हम करवाएंगे पेट के लिए, आप यहाँ से मतलब आपको 100% 75 प्लस नंबर दिलवाने की गारंटी रहेगी। आप यहाँ से करके इस क्लास को करके आप अपने पेट में बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। पहले आप हमारी क्लास को देखिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा कि हमें क्लास कैसी लगी है। उसके बाद फिर आप खुद आपको अनुभव होगा कि क्लास कैसी है और कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये हमारी पेट के लिए। तो आज से हम केवल या यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए टारगेट करके हम ये क्लास चलाएंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़ें और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे कि अ, आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से। जी हाँ, यहाँ पर उस महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल मेन फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरुआत करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर ट्रिपल एस सी पेट में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम इतिहास की, भूगोल की, सारे मतलब सब्जेक्ट के, अर्थशास्त्र की, सबका हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरुआत कर रहे हैं और आज इसकी पहली क्लास है, तो आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी राज्य के भूमि, जनसंख्या और किसी भी राज्य, भूमि और जनसंख्या जो सरकार, ये 3 चीज़ होने चाहिए किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उसकी भूमि, जनसंख्या और सरकार होनी चाहिए। लेकिन किसी राज्य की नीति शासन संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसे संविधान कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसी भी राज्य के लिए भूमि, जनसंख्या और सरकार होनी चाहिए, लेकिन उस राज्य में नीति शासन और संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसे संविधान कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संविधान बनने से पहले ब्रिटिश सरकार के कुछ एक्ट और चार्टर एक्ट जो था वो चलते थे। आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1773 में रेलवेटी अधिनियम आया था। जी हाँ, 1773 में रेलवेटी अधिनियम। उसके बाद 1784 में ईस्ट इंडिया अधिनियम आया, ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। फिर 1813 की बात करेंगे तो चार्टर अधिनियम आया था। अभी आगे इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। 1813 में हमारा चार्टर अधिनियम आया। फिर 1833 की बात करेंगे, ये भी 1833 का चार्टर अधिनियम आया। फिर 1853 जो है चार्टर अधिनियम आया, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम भी आया। तो और फिर 1861 में भारत शासन अधिनियम आया। तो ये सब चीज़ें जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट या मिलान के रूप में पूछ दिए जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर 1892 में भारत शासन अधिनियम आया। फिर 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया। फिर 1919 में मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण था, यह भी 1935 में आया। फिर 1947 में हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह भारत में आई और किस इरादे से आई, उसके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के इरादे से भारत में आई थी और यह केवल शुरुआत में 15 सालों तक के लिए आई थी। यह भी इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पे देखा कि 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के इरादे से आई थी। जी हाँ, वह यहाँ पर राज करने के इरादे से नहीं आई थी, केवल व्यापार करने के इरादे से आई थी, केवल 15 साल के लिए आई थी। अब हम अगला अगला फैक्ट देखेंगे यहाँ पर कि 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। जी हाँ, अब यहाँ से हमने एक फैक्ट देख लिया कि 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के नेतृत्व में विजय हुई थी। तो यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है क्लाइव के नेतृत्व में विजय हुई थी और इसे धोखे का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, धोखे का युद्ध भी कहा जाता है प्लासी के युद्ध को। अगला देखेंगे 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ। जी हाँ, 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह किसके किसके खिलाफ हुआ, तो यह मीर कासिम, बंगाल के नवाब प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, तीनों की संयुक्त सेनाओं तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है
हेक्टर मुनरो जो सेना थे, मतलब इसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो ये बक्सर का युद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ था, क्योंकि इसमें मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तब मुगल बादशाह, तीनों संयुक्त सेनाओं की पराजय हुई थी, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में विजय हासिल किया था। अगला देखेंगे 1865 में फिर इलाहाबाद संधि हुई, जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद 1965 में इलाहाबाद संधि हुई। इसमें क्लाइव के द्वारा यह संधि हुई थी। इसमें बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, और इसके जनक लियोनस कार्टियस थे। तो हमने देख लिया कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा हुई थी, क्लाइव के द्वारा, और इसके अगर जनक पूछ लिया जाए तो लियोनस कार्टियस थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसे खत्म करने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग को जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1765 की इलाहाबाद संधि हुई थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी, क्लाइव के द्वारा। जनक इसके लियोनस कार्टियस थे, और खत्म करने की बात किया तो वारेन हेस्टिंग ने इसे खत्म किया था। द्वैत शासन की बात कर लेंगे तो द्वैत शासन क्या है, तो दीवानी राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और व्यय सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब नवाब के पास होते थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार पर नियंत्रण के लिए, राजनीतिक नियंत्रण के लिए। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हमारी द्वैत शासन के विरुद्ध थी। इसमें दीवानी राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और व्यय सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सब नवाब के पास होते थे। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक नियंत्रण भी शुरू किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी शुरू किया, तो उसके लिए कुछ अधिनियम बनाए। आइए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे सबसे पहले उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम लाया था। जी हाँ, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम लेकर आए, और उस समय जो है पीएम यहाँ के लॉर्ड नॉर्थ थे, और इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। जो है इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, और पहले गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। और पहले गवर्नर की बात की जाए तो पहले गवर्नर क्लाइव थे, लेकिन पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसी रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई, जिसमें एक जज और 3 अन्य जज थे। जैसे फर्स्ट जो मुख्य जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एमपी थे, और 3 अन्य जो है इसमें और भी जज थे, जो कि कुल मिलाकर 4 जजों की बेंच थी 1774 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय। फिर उसके बाद देखा जाए तो बंगाल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुछ 4 सदस्य जोड़े गए इसी रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के तहत। अगला देखेंगे पिट इंडिया एक्ट जो है 1784 आया। जी हाँ, 1784 पिट इंडिया एक्ट, जो कि इसके पीएम विलियम पिट थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। इसमें कार्यों का पृथककरण किया गया। राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस अधिनियम को 1858 के एक्ट में खत्म कर दिया गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसमें कार्यों का पृथककरण किया गया। राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अधिनियम को 1858 के एक्ट में खत्म कर दिया गया। फिर देखेंगे 1800 चार्टर अधिनियम। जी हाँ, 1813 का चार्टर अधिनियम, शिक्षा पर 1 लाख का बेच दिया गया इसमें। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। और 1813 के चार्टर अधिनियम एक चीज़ और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें चीनी और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार, सारे व्यापारिक अधिकार उसके समाप्त कर दिए गए। तो हमने देख लिया कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीनी और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और ईसाई मिशनरीज को धर्म के प्रचार की अनुमति भी दी गई थी यहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम से पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। जी हाँ, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहले विलियम बेंटिक बने थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये पहले विलियम बेंटिक थे। तो हमने देख लिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक था। हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये चीज़ें ज़्यादातर इतिहास में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं, तो संविधान की शुरुआत किस तरह हुई, इसलिए हम इसको पहले से पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे कि इतिहास की शुरुआत मतलब किस तरह हुई थी। अब धीरे धीरे फिर हम सॉरी मतलब संविधान की शुरुआत किस तरह हुई थी, तो यहाँ से हम जानते हुए फिर धीरे धीरे से जो है संविधान के जो है एंट्री करेंगे। तो यहाँ पहले हमको जानना होगा कि किस तरह नीतियाँ बनी, किस तरह नीतियाँ बनते बनते फिर हम संविधान के मसौदे तक आए थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो है, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जी हाँ, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पहला वारेन हेस्टिंग था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को एकदम से समाप्त कर दिया गया। विधि की स्थापना मैकाले के द्वारा किया गया। जी हाँ, 1835 में, जो कि आप लोग जानते होंगे कि 1835 में जो है विधि के द्वारा मैकाले की स्थापना विधि की स्थापना की गई थी मैकाले के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, जिसमें जो है 1833 में एलन बरो के द्वारा ये इसका उन्मूलन किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। जी हाँ, 1853 का चार्टर अधिनियम जो है सिविल सेवा के लिए इसमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और यह अंतिम चार्टर था। जी हाँ, यह अंतिम चार्टर था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और इसी में 1857 की जो है क्रांति भी हुई थी। तो हमने यहाँ देख लिया कि 1853 से कौन सी चीज़ हमको याद रखनी है, तो यह सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की जाने लगी, यह अंतिम चार्टर था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें खत्म हो गया। इसी में 1857 की क्रांति भी हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया को इलाहाबाद घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया को इलाहाबाद घोषणा पत्र कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। जी हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट बन गया कि महारानी विक्टोरिया को किसने घोषणा पत्र पढ़ा था, तो ये कैनिंग ने पढ़ाया था। और या इसने कब पढ़ा था, तो 1 नवंबर 1858 को यह पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को इलाहाबाद घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन क्राउन से ताज के हाथों में चला गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया का शासन जो है क्राउन ताज के हाथों में चला गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय पहले कैनिंग को बनाया गया। जी हाँ, गवर्नर जनरल से जो वायसराय थे, पहला वायसराय कौन बना था, कैनिंग बना था। अब यहाँ पर याद रखना आपको, तीन चीज़ें याद रखने की। पहले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, विलियम बेंटिक बना था। अब वायसराय जो कौन बना था, तो ये कैनिंग बना था, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है इस शासन अधिनियम के तहत इसमें भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें हेड जो है भारत सचिव तथा 15 अन्य सदस्य थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसमें जो है भारत परिषद का गठन किया गया और इसमें भारत सचिव तथा 15 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई, इसे आप लोग याद रखेंगे। और मुगल के जितने भी पद थे उनको समाप्त कर दिया गया इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी समाप्त कर दिया गया, जो जो है दो शासन की स्थापना की गई थी उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था। बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग था और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। हमने यहाँ देख लिया कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग क्लाइव था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था और अंतिम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग ही था। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक था और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था और भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे। तो ये सवाल कभी कभी इधर से घुमा के पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए, कभी भी इधर से उधर से घुमा के पूछ लेगा, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से ऐसे नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे, अब हम भारत शासन अधिनियम 1861 की बात करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1861 ये विभागीय प्रणाली इस पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है शुरुआत यहीं से हुई थी, मंत्री का विभाग लाया गया था यहाँ पे। तो ये भारत शासन अधिनियम जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया कि पोर्टफोलियो या मंत्री के विभाग की शुरुआत कब से हुई, तो यह भारत शासन अधिनियम 1861 से हुई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसी 1861 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। और बजट जो है पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया। जिस समय हमारे बजट जारी होता है हर साल फरवरी के महीने में, तो आप लोग जानते होंगे कि बजट का पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में, या 1860 होगा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। 1860 में ही जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये आपको इसे संशोधित कर लीजिएगा, ये 1860 होगा, गलती से 1960 लिख गया तो 1860 होगा, यहाँ पे इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1892। तो यहाँ से आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बस केवल इतना ही याद रखना है कि यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी किस शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1892 से। एक केवल एक चीज आपको इससे याद रखनी है। अब हम देखेंगे माल्टे मिंटो अधिनियम। जी हाँ, माल्टे मिंटो अधिनियम 1919 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए देखते हैं। तो माल्टे जो है इसमें सचिव थे, मिंटो जो है वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई थी माल्टे मिंटो अधिनियम से, इसे आप लोग याद रखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो माल्टे मिंटो अधिनियम 1909 से हुई थी और मुस्लिमों के लिए इसमें अलग जो है निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। अगला देखेंगे, इस कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र सिन्हा थे और विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो माल्टे मिंटो अधिनियम में जो है एक कार्यकारिणी बनी थी, तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसमें कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा जो है विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अगला देखेंगे, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी एक्ट के तहत लाया गया था। माल्टे मिंटो अधिनियम के तहत जो है बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहीं से लाया गया था। तो और इस एक्ट को लेकर मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। जी हाँ,
तो यहाँ पर जो है हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ये सब चीज़ें जो है मिनटों के द्वारा कही गई थी, ये शब्द भी इनके द्वारा कहा गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखेंगे मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। जी हाँ, यहाँ यह भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मांटेगू सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत, आरक्षित इसमें आय से संबंधित जैसे कार्यकारी परिषद, राजस्व, वित्त, पुलिस आदि विषय शामिल थे। तो मांटेगू जो है सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत, आरक्षित इसमें आय से संबंधित जैसे कार्यकारी परिषद, राजस्व, वित्त, पुलिस आदि विषय शामिल थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हस्तांतरित की बात करें, इसमें व्यय संबंधित जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल थे। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, 60 सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 145 सदस्य 3 वर्ष के लिए शामिल किए गए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की बात करें तो पीएससी ली आयोग 1925-26 में फर्स्ट अध्यक्ष रॉस बर्कर के द्वारा जो है इसी जो है लोक सेवा आयोग गठन की सिफारिश की गई थी डी आयोग के आधार पर 1925-26 में। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो रॉस बर्कर थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे महिलाओं के लिए पहली बार वोट देने का अधिकार भी हमारे मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही आया था। जी हाँ, महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार जो 1919 के अधिनियम मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत आया था। 10 वर्ष बाद की समीक्षा आयोग जो है 1921 में से लागू किया गया। जी हाँ, 10 वर्ष बाद की समीक्षा की जाएगी तो 1921 में से लागू किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर साइमन कमीशन की बात करेंगे। जी हाँ, तो साइमन कमीशन जो है 1947 में भारत आया था और इसका निर्माण जो है साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ और भारत में यहाँ 1928 में आया था। और भारत में इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि उसमें सभी सदस्य जो 7 सदस्य थे सब विदेशी थे। तो यहाँ से आप लोग याद रखना है कि उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और सभी विदेशी थे। साइमन गो बैक का नारा लगा, 1927 में इसका निर्माण हुआ, भारत में यहाँ 1928 में आया था। और इसी दौरान लाला लाजपत राय की भी हत्या कर दी गई थी, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह आज की क्लास को हमने देखा कि आज की क्लास आप लोगों के लिए कितनी अच्छी रही होगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट में हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा के लिए 1 लाख किस चार्टर अधिनियम में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 1813, 1833, 1853, 1835। ये चीज़ें जो हैं हमारे शिक्षा के लिए 1 लाख चार्टर अधिनियम में दिया गया है। वहीं विधि आयोग की स्थापना की बात करें तो 1813 में नॉर्थब्रुक, 1819 में चेम्सफोर्ड, 1835 में मैकाले, 1853 में एलन बैरो, ये विधि आयोग की स्थापना जो है की गई थी। अगला देखेंगे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1892 और चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो इसका सवाल आप लोग इस सवाल का उत्तर जो है आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारे दोस्तों को तथा अपने पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं, यूपी ट्रिपल एस पेट की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसको जरूर शेयर करें। और यहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी जो है पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस पेट में, वो सभी यहाँ से आने के 100% चांसेस हैं। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए और आपको अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें। और इसी तरह आपको डेली या एक दिन 2 दिन में आपको क्लास अपलोड मिल जाया करेगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।